हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा और आज इस वीडियो में देखेंगे हम द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हो, द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट। जो नेशन या नेशन स्टेट का जो मॉडल था, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, कुछ स्कॉलर इस बात पे बहस करते हैं, इज ग्रेट ब्रिटेन, कि ग्रेट ब्रिटेन भी इसका ही मॉडल है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, ब्रिटेन के अंदर जो नेशन स्टेट की फॉर्मेशन थी, वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल ऑफ रिवोल्यूशन। तो वहाँ पे जो ये जो नेशन स्टेट तुरंत अपहीवल, एक अचानक क्रांति के कारण नहीं हुआ था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, ये लंबी प्रोसेस का परिणाम था। देर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल, लोगों की मुख्य आइडेंटिटी थी, हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स, जो ब्रिटिश एरिया में रहते थे, वर एथनिक वंस सच एज, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। उनकी भाषाई तौर पे आइडेंटिटी थी, जैसे कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। इन भाषाई ग्रुप जो थे, इनके अपना कल्चर तो और अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टडीली ग्रू इन वेल्थ, परंतु धीरे धीरे जो इंग्लिश नेशन था वो पैसे में बढ़ने लगा, इम्पोर्टेंस में बढ़ने लगा, पावर उसकी बढ़ने लगी। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। तो ये एबल हो गया, समर्थ हो गया कि अपना प्रभाव आइलैंड के दूसरे नेशन पे बढ़ा सके। द इंग्लिश पार्लियामेंट, जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, विच हैज सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, जिसने मोनार्की से 1688 में पावर ले ली थी, एट द एंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद, वॉज द इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट ए सेंटर, जिससे कि नेशन स्टेट और जिसका केंद्र इंग्लैंड था, क्योम टू बी फोर्ज, वो नेशन स्टेट बना। द एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ 1707 में बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम बना, ग्रेट ब्रिटेन बना। मेंट इन इफेक्ट, इसका मतलब था दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, कि इंग्लैंड समर्थ था कि वो अपना प्रभाव स्कॉटलैंड पे रख सके। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाई इट्स इंग्लिश मेंबर, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इस कारण से उसमें जो इंग्लिश मेंबर का ज़्यादा डोमिनेट था, इंग्लिश मेंबर्स का ज़्यादा डोमिनेशन था, क्योंकि इंग्लिश मेंबर ज़्यादा उसके अंदर थे, ज़्यादा हावी थे, उनकी ज़्यादा चलती थी। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्स, ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ से मतलब है दैट स्कॉटलैंड डिस्ट्रिक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड, कि स्कॉटलैंड का जो कल्चर है, उसके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो धीरे धीरे करके दबा दिए गए, उनको दबा दिया गया। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड, जो कैथोलिक क्लैन थी, कैथोलिक जाति थी जो स्कॉटलैंड के अंदर रहती थी, सफर टेरिबल रिप्रेशन, उसको दबाव का सामना करना पड़ा। वैन एवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब भी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको दबा देती। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, स्कॉटिश निवासी जो थे उनको मना किया गया कि वो अपनी गैलिक लैंग्वेज नहीं बोल सकते, और वेयर देयर नेशनल ड्रेस, और अपनी नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के लोगों को उनकी होमलैंड से दूर कर दिया गया, उनकी होमलैंड से भगा दिया गया। अब ये तो स्कॉटलैंड के साथ जो हुआ। अब आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ये एक ऐसा कंट्री था जो कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड था। इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथलिक कंट्री, इंग्लिश ने हेल्प करी थी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी की कि वो कैथलिक कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेंस बना सके, डोमिनेंस रख सके। भाई आयरलैंड जो है कैथलिक कंट्री था, कैथलिक कम्युनिटी के लोग वहाँ पे ज़्यादा थे, बट इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट की हेल्प करी कि वो उस कैथलिक कंट्री के ऊपर अपना दबाव बना सके। कैथलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, अब जब कैथलिक ने विद्रोह किया ब्रिटिश के खिलाफ तो उसको दबा दिया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोन ने जो रिवोल्ट किया वो फेल हो गया, और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन ने जो विरोध किया वो फेल हो गया। 1798 के अंदर आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम 1801, आयरलैंड को भी जबरदस्ती 1801 के अंदर यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया।
अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्थ थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब नया ब्रिटिश नेशन बना जिसके में ब्रिटिश कल्चर का डोमिनेंस था। द सिम्बल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, अब नए ब्रिटेन के जो सिम्बल्स थे, प्रतीक थे, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक एंड नेशनल एंथम गॉड सेव द नोबल किंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, उन्हीं को प्रमोट किया गया। मीन जो इंग्लैंड के ब्रिटिश सिंबल थे उन्हीं को ब्रिटेन के नेशनल सिंबल बना दिया गया। एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, और जो ओल्डर नेशन थे वो इस यूनियन के सिर्फ सबऑर्डिनेट पार्टनर थे, वो सिर्फ उसके सहायक बन के ही रह गई, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। तो इस प्रकार ये था यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड। अब इसके बाद हम आते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र को विजुअलाइज करना, दृश्यात्मक रूप में दिखाना, मानवीकरण करना। वाइल इट इज़ ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, ये बड़ा आसान है कि किसी रूलर को उसके पोर्ट्रेट के द्वारा, स्टैचू के द्वारा दिखाया जा सकता है। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन, परंतु कोई नेशन को चेहरा कैसे दे सकता है, राष्ट्र को चेहरा कैसे दे सकता है। आर्टिस्ट इन द 18 एंड 19 सेंचुरीज फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन, 18 और 19 सेंचुरी के आर्टिस्ट ने ये देखा भी नेशन के रास्ता ढूंढा, नेशन को पर्सोनीफाई करने का, पर्सोनीफाई होता है मानवीकरण करने का। इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंटेटेड अ कंट्री एज इट वर अ पर्सन, एज इफ इट वर अ पर्सन, उन्होंने कंट्री को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया कि मानो कि यह कोई व्यक्ति हो। नेशन वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर, नेशन को फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रेट किया गया, उनके चित्र फीमेल फिगर के रूप में बनाए गए, क्योंकि जो नेशन है, राष्ट्र हमारी मदरलैंड होती है, मातृभूमि। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life, जो फीमेल फॉर्म जो नेशन को पर्सोनीफाई करने के लिए बनाई गई थी, राष्ट्र का मानवीकरण करने के लिए बनाई गई थी, वो कोई ऐसी वुमेन नहीं थी जो रियल लाइफ में हो। जैसे इंडिया के पर्सोनीफाई भारत माता के रूप में किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी महान औरत को भारत माता का रूप दे दिया गया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई को या अहिल्याबाई होलकर, इनमें से किसी महान औरत को भारत माता का रूप दे दिया गया हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। रादर इट सोट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ अ नेशन इन कंक्रीट फॉर्म, सिर्फ इसका इरादा होता था कि नेशन जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया उसको कंक्रीट फॉर्म में लाया जाए, कंक्रीट मतलब जिसको हम छू सकें। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन, ये नेशन की एलेगरी बन गई। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको ध्यान होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज़, आर्टिस्ट ने फीमेल एलेगरी का यूज़ किया था अपने आइडियाज़ को मूर्त रूप देने के लिए, जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। दीज आइडियाज़ वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल, इन आइडियाज़ को स्पेसिफिक विशेष प्रकार के ऑब्जेक्ट या सिंबल से दिखाया जाता था। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप, लिबर्टी आज़ादी के जो एट्रीब्यूट थे वो थे रेड कैप या ब्रोकन चेन, और जबकि जस्टिस को दिखाया जाता है द ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ विंग स्केल, एक औरत जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है एंड कैरिंग अ पेयर ऑफ विंग्स, और उसने तराजू उठा रखा है। सिमिलर फीमेल एलोगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी, इसी फीमेल एलोगरीज, इन्हीं फीमेल एलोगरीज को आर्टिस्ट ने 19th सेंचुरी में बनाया टू रिप्रेजेंट द नेशन, राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मैरियन, फ्रांस के अंदर उसको नाम दिया गया मैरियने, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइंड द आइडियाज़ ऑफ अ पीपल्स नेशन, जिसमें कि लोगों के पीपल नेशन का आइडिया जो रखती थी, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम मैरियने था जो लोगों के नेशन का, राष्ट्र के लोगों के नेशन का आइडिया रखती थी। हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो लिबर्टी और रिपब्लिक से लिए गए, जैसे कि रेड कैप, ट्राई कलर एंड कोकेट। स्टैचूज ऑफ मैरियने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स, वो जो मैरियने के स्टैचू जो पब्लिक चौराहों पर लगाए गए, टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, ताकि लोगों को यूनिटी का नेशनल सिंबल के बारे में पता चल जाए, एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, और लोगों को मनाया जा सके कि वो अपनी पहचान इसके साथ जोड़ें। मैरियनी इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प, मैरियन की इमेजेस जो मूर्तियाँ थी कॉइन्स पे और स्टैम्प्स पे भी, सिक्कों पे और टिकटों पे भी लगाई गई। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलोगरी ऑफ द जर्मन नेशन, इसी प्रकार जिस प्रकार फ्रांस की मैरियने बनी थी एलोगरी, फीमेल एलोगरी, तो जर्मनी की बनी जर्मेनिया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मन वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लेवल, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जर्मेनिया ने क्राउन ऑफ ओक लेवल, ओक लीव्स ओक लीव्स का ताज पहना हुआ था। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, जैसे क्योंकि जो जर्मन ओक है वो हीरोइज्म के लिए
हीरोइज्म के लिए का प्रतीक है, वो बहादुरी का प्रतीक है। ये जर्मेनिया की पिक्चर और इसने ओक का क्राउन पहना हुआ है और हाथ में स्वॉर्ड ले रखे है। जर्मेनिया फिलिप वेल्ट 1848 में ये इमेज बनाई गई थी। सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।